यस आइए क्लास 9। एज पर द प्रॉमिस मैंने आपको कहा था कि एफएलडी का प्रिपरेशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो, फिजिक्स का टेंशन, केमिस्ट्री टेंशन लेना बंद कर दो आज से। मैंने कहा था कि मैं आपको फिजिक्स के सारे प्रूफ्स, क्लास 9 के सारे प्रूफ्स मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बच्चे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था दैट इज द प्रूफ ऑफ द न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। यस और नो, प्रूफ ऑफ द न्यूटन का सेकेंड लॉ सिखाया था। अगर आपको याद हो तो थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा मेरी क्लास को। In the last class, I told you what is the Newton's second law. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, right? तो force is directly proportional to the rate of change of momentum. किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में होता है। F इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? प्रोपोर्शनलिटी अर्थ है K, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। F इक्वल्स टू K, मोमेंटम चेंज मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, MV माइनस MU। मेरे बच्चों डेल्टा P की वैल्यू क्या हो जाएगा? MV माइनस MU। ऑब्वियस है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जैसे MV माइनस MU लिखोगे तो M इसमें क्या आ जाएगा? कॉमन। M कॉमन आते ही आपको पता है V माइनस U अपॉन T होता है कि एक्सेलरेशन यूज करते ही आगे अपने पास F इक्वल्स टू M है। बात खत्म, क्लियर खत्म। ये बातें हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसने नहीं पढ़ा था जाकर के आप प्रीवियस वीडियो के चेक कर ले। नेक्स्ट मेरे बच्चों, न्यूटन का सेकेंड लॉ आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ अगर पढ़ोगे नहीं तो नेक्स्ट जो प्रूफ जो मैं बताने जा रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, उसमें आपको समस्या आएंगी 110%। मेरे बच्चों ध्यान सुनिएगा कि न्यूटन का सेकंड थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। भाई दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, जिसमें कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा ज्यादा स्पीड लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेना स्पीड को, ठीक है बेटा। लेकिन स्पीड में थोड़ा चीजों को चेकआउट करना जरूरी है, नहीं तो आपको बोर हो जाओगे आप, ठीक। अगर मैं नेट फोर्स जहां पे 0 मानता हूं वहां पर 100% न्यूटन का थर्ड लॉ यूज होता है। याद रखिए, जहां पे नेट फोर्स 0 होता है उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते हैं बेटा? बैलेंस फोर्स। ध्यान रखना, जहां पे नेट फोर्स 0 वहां पे उसे हम लोग यूज करते हैं बैलेंस फोर्स। इज क्लियर? द नेक्स्ट, तो दूसरी बात आपको ध्यान में ये भी रखना है, एक जनरल सा एग्जांपल बेस्ड ऑन द न्यूटन का थर्ड लॉ। कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे मैं अभी इस सरफेस पर मैं बैलेंस हूं, इसका मतलब ये है कि मेरे बॉडी का होल वेट नीचे की तरफ जा रहा है, होल वेट नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे से भी एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा जिसके वजह से कहीं ना कहीं मैं बैलेंस हूं। लाइक दिस बुक, ये बुक एक टेबल पे पड़ा हुआ है, मान लो ये टेबल है और टेबल पे एक बुक है। बुक जो नीचे की तरफ लग रहा है वो एक वेट है, और जो ऊपर की तरफ एक्ट होता है वो एक नॉर्मल फोर्स होता है। बच्चों ये नॉर्मल फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स होता है, और ये जो फोर्स है F1 और ये F2 एक दूसरे के जस्ट अपोजिट एक्ट होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं नेट फोर्स यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एनालिटिकली लिख सकते हैं F1 इक्वल्स टू F2 और नेट फोर्स शुड बी 0। अंडरस्टूड? नेट फोर्स इधर लेकर के आओगे तो F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे जो नेट फोर्स होता है 0, ठीक है। नेट फोर्स अगर 0 अगर देखने के लिए अगर आपको मिल रहा है तो समझ लीजिए न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो चुका है। अंडरस्टूड? ये सब कुछ एग्जाम्पल से बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ठीक है। 3 से 4 का बैच होता है हमारा ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। सफिशिएंट सीट्स होते हैं, 40 स्टूडेंट्स का सीट होता है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको नंबर, आपको मेरा हर चीज आईडी वगैरह सब कुछ पता ही है। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसके एग्जांपल्स के ब्याह पे, जैसे फायरिंग ऑफ गन, गन को जैसे तुम फायर करते हो, गन को जैसे तुम फायर करते हो तो आपको क्या होता है? गन पीछे की तरफ धक्का लगता है और बुलेट्स आगे जाता है। गन पीछे धक्का लगता है, बुलेट्स आगे जाता है। कई लोगों से मैंने पूछा, बच्चों क्या तुमने कभी किया है? तो बोलता हाँ सर मैंने किया। बोला कैसे, क्या किया तुमने, क्या देखा तुमने? तो उन्होंने बोला सर पहले गन धक्का लगता है फिर बुलेट्स आगे जाता है। भाई साहब जब तक बुलेट आगे ही नहीं जाएगा तो क्या गन पीछे जाएगा? ट्रिगर है, ये ट्रिगर है, मान लो थोड़ा देर के लिए मेरा ट्रिगर है, इसको ट्रिगरिंग किया तो कहीं ना कहीं बुलेट्स पहले आगे जाएगा तब गन पीछे आएगा, है कि नहीं? एक्शन आगे हुआ, रिएक्शन पीछे हुआ। तो ठीक इसी तरह से जब अपन चलते हैं तो नीचे जो फोर्स लगाया जाता है तो एक्शन आगे होता है, रिएक्शन, एक्शन फिर आगे होता है। तो तुमने जो नीचे पुश किया तब तुम्हारा बॉडी आगे गया, जब तुमने नीचे पुश किया तब तुम्हारा बॉडी आगे गया। अंडरस्टूड? तो एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। अंडरस्टूड? इस तरह से स्विमिंग करने के टाइम पे तुम्हारा बॉडी, जब ये हाथ पानी को पीछे धक्का मारता है तुम्हारा बॉडी आगे जाता है, पीछे धक्का मारता है तुम्हारा बॉडी आगे जाता है। तो एक्शन रिएक्शन। इज इट क्लियर? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे और चीजों को एनालिटिकली समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, ठीक है। आगे सुनिए। इन सब बातों को अगर तुम ध्यान से देखते हो तो न्यूटन के थर्ड लॉ आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसके बिहाफ पर हम लोग मेरे बच्चों यहाँ पे प्रूफ करने जाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। मेरे बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉ है। हर एक लॉ का कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होता है मेरे बच्चों, हर एक लॉ का कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होता है। अगर वो स्टेटमेंट ही तुम भूल गए तो भैया 1 नंबर खा जाता है टीचर, ठीक है। नंबर
कटिंग मशीन बोलते हैं, टीचर्स को काट लेंगे नंबर फ्री में। तो स्टेटमेंट याद रखिएगा, व्हेन टू और मोर बॉडीज इंटरेक्ट विद वन अनदर द वेक्टर सम ऑफ द देयर लीनियर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट। द ओनली स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कुछ याद रहे ना याद रहे, बस इतना ध्यान में रखना, इतना ध्यान में रखना, आपको इतना बोलना आना चाहिए लास्ट में कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मतलब नेट मोमेंटम शुड बी कंजर्व, ठीक है, नेट मोमेंटम शुड बी कंजर्व इन अ अनबैलेंस्ड फोर्स should be act on a system, then still total momentum should be conserved। अब यहाँ पे ये जो डाटा मैं रिप्रेजेंट किया हूँ उसको मैं समझा देता हूँ किस तरह से मैं चीजों को रिलेट किया हूँ। ओवरऑल इक्वेशन किस तरह से m1 v1 प्लस m2 v2 इसको प्रूफ करना होता है, इक्वल्स टू m1 u1 इक्वल्स टू m2 u2। मैं इस चीज को प्रूफ करके दिखाता हूँ आपके सामने। मान लीजिए ये मेरा कार BMW कार है भाई साहब, पहला कार मेरा अपना जीवन का, ऐसा मैं सोचता हूँ, है नहीं मेरे पास, ठीक है, दुनिया का सबसे गरीब टीचर मैं ही हूँ, ठीक है, ठीक है, बस आपका प्यार आपकी दुआ की दम पे मैं मेहनत करता हूँ, रात रात वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ भाई। अगर तुम चाहोगे तो मैं किसी दिन आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं चाहोगे तो भाई कुछ ना हो सकता मेरे जीवन में, ठीक है। एनीवेज ये देखिए मेरा BMW कार भाई साहब, और ये दो कार जिसका शुरुआत का मास m1 है, इसका मास क्या है भाई साहब, मान लेते हैं m2 है, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 मान लो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 मान लो। शुरुआत में ये मान लो कि इसका स्पीड ज्यादा है किससे, इससे, किससे, इससे का मतलब क्या है, ये सफेद वाले कार से ज्यादा स्पीड है, ठीक है, मान लिया। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, स्पीड ज्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं दोनों का दोनों कार कहीं ना कहीं कोलाइड कर जाता है, दोनों का दोनों कार क्या हो जाता है भाई साहब, कोलाइड कर जाता है, ठीक है। मान लीजिए दोनों कार कोलाइड कर गया, मान लीजिए दोनों कार क्या हो गया भाई साहब, कोलाइड हो गया। और अगर ये कोलिजन अगर कुछ इस तरीके से हो जाए, अगर ये कोलिजन इस तरह से, पहला कार का दुर्दशा क्या हुआ होगा, जब दूसरा कार ने जोरदार टक्कर मारा होगा तो क्या हुआ होगा, सोच करके देखो। जब दूसरा कार ने पहले कार पे जोरदार धक्का मारा होगा तो ऑब्वियस है थोड़ा सा जर्क तो लगा होगा, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन होगा, यहीं पर न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। तो एग्जाम में पूछता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम किस लॉ पे बेस्ड है, न्यूटन का थर्ड लॉ पे बेस्ड है। मेरे बच्चों किस लॉ पे बेस्ड है, न्यूटन का थर्ड लॉ पे बेस्ड है, भूलना नहीं। टक्कर लगने के बाद जैसे ये बॉडी आगे की तरफ बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं, जो आगे वाला कार था, आगे वाला जो कार था सफेद कार, इस पे धक्का लगते ही जो उसकी मोमेंटम हो जाती है वो हो जाती है m1 v1। मास तो चेंज कभी नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी u1, बाद में क्या हो गया v1। इस कारण से इसका क्या हो जाएगा m2 और इसका जो v2, लेकिन स्पीड किसका हो जाएगा, v1 का ज्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, v2 के रिस्पेक्ट में। बस यहीं से खेल शुरू हो जाता है। और फोर्स जब लिखना होता है हमें, कहीं ना कहीं कितने फोर्स के साथ इसने धक्का लगा, कितने फोर्स के साथ इसको धक्का लगा, कितने फोर्स के साथ इसने कोलाइड किया, इसको अगर तुम्हें जानना है तो फोर्स होता है स्मॉल चेंजिंग मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्मॉल चेंजिंग मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोमेंटम क्या होता था, अभी समझाया था ना कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ध्यान देना यहाँ पे फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉडी, पहला बॉडी पर बस ध्यान दो। पहला बॉडी का फाइनल मोमेंटम क्या है, पहला बॉडी का फाइनल मोमेंटम है गुरुजी m1 v1 और माइनस m1 u1। भाई खत्म, भाई खत्म, बस डाटा खत्म, इतना बस दिमाग में रखना है, डिवाइडेड बाय t। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है बस। उसके बाद ये डाटा बस बनाने की देरी है तुम्हें, F21। अब बात आती है सेकंड बॉडी की, सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी। तो सेकंड बॉडी पे बस ध्यान दो, m2 v2, सेकंड बॉडी क्या है m2 v2 माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन लास्ट में डेल्टा टी। ओवरऑल जो डाटा रिप्रेजेंटेशन हुआ मेरे बच्चों, जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये दोनों इक्वेशन को तुमको क्या करना है, रिलेट करना है। ओवरऑल जैसे इक्वेशन को रिलेट करोगे टी से टी कैंसिल हो जाएगा, हेरा फेरी करोगे, इक्वेशन तैयार होगा और अपने पास बिफोर कोलिजन इज मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। माय डियर स्टूडेंट, बाय दिस वे वी आर कंप्लीटेड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेकंड चैप्टर का सारे डेरिवेशन हो चुके हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। दोनों का दोनों डेरिवेशन मेरे बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू ऑल। अब मैं लेकर के आऊंगा ग्रेविटेशन के मजेदार कंसेप्ट्स और ग्रेविटेशन के मजेदार डेरिवेशंस। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर के जो इक्वेशन मोशंस है उसको भी करवाऊंगा। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।